हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। माय डियर, आज हमारी रिवीजन के 14 डेज की सीरीज में आज हमारा 8th डे है और 8th डे में आज हम कंपनी अकाउंट स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने पार्टनरशिप पूरी की पूरी खत्म की। 36 मार्क्स की आपकी पार्टनरशिप है। देखिए, पहले क्लियर करता हूं कि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, डिटेल में वीडियो हम नहीं करते, तो इस वजह से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यही आता है हमारा निकल के कि जितनी भी चीजें हम पढ़ रहे हैं क्रिस्पी फॉर्म में पढ़ रहे हैं, डिटेल में डिस्कशन आपको करना पड़ेगा। मैंने हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उससे रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो का लिंक डाल दिया है। इसमें भी ऐसे करूंगा, मैं डिटेल्ड वीडियो का या थ्योरी का लिंक मैं उसमें डाल दूंगा इस वीडियो में भी, तो आप वहां से देख लेना। पॉइंट सिंपल सा है माय डियर, आपको डिटेल वीडियो देख के ही आप ये रिवीजन कर सकते हो। मैंने 14 डेज की रिवीजन की सीरीज बनाई इसी तरीके से ताकि आपका सब कुछ क्लियर हो सके। ठीक है जी, चलिए तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कंपनी अकाउंट्स। तो भाई साहब, कंपनी अकाउंट्स क्या होते हैं? कंपनी अकाउंट्स हमारी एक एक्ट के तहत आती है, कंपनीज एक्ट 2013। तो हमारा कंपनी अकाउंट्स किसके तहत है? हमारा कंपनी अकाउंट्स है कंपनीज एक्ट 2013। ये कानून है तो जो 2013 में आया था और हमें 2013 एक्ट के तहत ही सारी के सारे कारनामे करने हैं। तो माय डियर, आपकी कंपनी दो तरीके से बटी हुई है, शेयर्स और डिवेंचर्स में। शेयर्स क्या है, डिवेंचर्स क्या है? तो माय डियर, शेयर्स तो एक तरीके से मालिक होते हैं, शेयर होल्डर्स, जिनके पास शेयर्स होते हैं वो शेयर होल्डर्स कहलाते हैं। और शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? मालिक। और जो डिवेंचर होल्डर्स होते हैं, एक तरीके से लोन के तौर पर आप इसको मान सकते हैं कि जब आप लोन लेते हैं तो बदले में आप उनको डिवेंचर्स इशू कर देते हैं। ठीक है, लोन होते नहीं है लेकिन लोन का ही इनका नेचर होता है। इसका डिटेल में मैंने थ्योरी में अच्छा खासा डिस्कशन कर रखा है कि उनको इंटरेस्ट मिलता है, इनको डिविडेंड मिलता है। शेयर दो तरीके से होते हैं, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर्स भी कितने टाइप के होते हैं, सब कुछ मैंने थ्योरी में डिस्कशन कर रखा है, मैं आपको लिंक भी डाल दूंगा। फिलहाल मैं यहां पर इन चीजों के बारे में डिस्कशन नहीं करता, फिर भी मैं एक आपको ओवरव्यू दे दूं कि शेयर्स में पढ़ना क्या अल्टीमेटली, डिवेंचर्स में क्या पढ़ना है, आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा। तो माय डियर, क्या है हमारा दो हिस्सों में, ए पार्ट और बी पार्ट। ए पार्ट हमारा शेयर्स का है, बी पार्ट हमारा डिवेंचर्स का है। शेयर्स में हमारे ये पार्ट है क्या, बेसिक इशू में हमारा एट पार एट प्रीमियम, कॉल सीनियर एडवांस, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन और साथ साथ में प्रोराटा भी इसी के अंदर है। कंसीडरेशन अदर देन कैश और फॉरफीचर एंड रीइश्यू, हमारे इतने में शेयर्स बटा हुआ है। डिवेंचर्स हमारा सब वही कॉन्सेप्ट है, जितनी चीजें हमने पढ़ी है यहां तक वो सारी की सारी एज इट इज कवर होंगी। फॉरफीचर रीइश्यू डिवेंचर्स में नहीं है, लेकिन उसके अलावा कई सारी चीजें हैं, जैसे कि बेसिक इशू हमारा एट पार प्रीमियम, डिवेंचर्स हमारा डिस्काउंट पे भी इशू होता है। एरियर्स एडवांस वही कॉल सीनियर एडवांस, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, प्रोराटा, अदर देन कैश, कंसीडरेशन अदर देन कैश की बात कर रहे हैं। यहां तक बिल्कुल सेम है। इसके बाद हमारे तीन नए टॉपिक डिवेंचर्स में ऐड हो जाते हैं और एक चीज हट जाती है, फॉरफीचर नहीं है डिवेंचर्स में, लेकिन कोलेटरल सिक्योरिटी इशूड और राइटिंग ऑफ भी है। माय डियर, कोलेटरल सिक्योरिटी के बाद हमारा एक टॉपिक वैसे और आता है, लिखने की जरूरत तो है नहीं, लेकिन मैं बता दूं आपको, इशू ऑन डिफरेंट बेसिस। इशू ऑन डिफरेंट बेसिस मतलब कंडीशंस होती है इसमें कुछ कि हम रिडम्पशन बेसिस, या यूं कह दूं इशूड ऑन रिडम्पशन बेसिस, हम रिडम्पशन के बारे में सोचकर हम इशू करते हैं तो उसमें कैसे कारनामे हैं। हालांकि ये हमारा इसके अंदर कवर हो जाता है, लेकिन यहां पर रिडम्पशन के बारे में ज्यादा बातचीत हम लोग नहीं करते, सिंपल एंट्रीज के बारे में डिस्कशन करते हैं। पर यहां पर हम लोग रिडम्पशन के बारे में भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ज्यादा लंबा चौड़ा टॉपिक है नहीं। ठीक है जी, इतना हमारा था। हम स्टार्टिंग करते हैं अपने शेयर से। तो भाई साहब, शेयर्स हैं क्या? शेयर्स हैं क्या? पहले बात तो कंपनी की बात करते हैं, शेयर्स नहीं कंपनी की। पहले हम बात करते हैं कंपनी की। तो भाई साहब, कंपनी क्या चीज होती है? भाई कंपनी के अंदर ही तो शेयर्स और डिवेंचर्स होते हैं, तो कंपनी क्या चीज होती है? भैया डेफिनेशन इसकी प्रॉपर मीनिंग, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। माय डियर, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने वहां लिख रखी है, उनको मिलाकर ही यहां पर एक डेफिनेशन क्रिएट हो गई है। कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाय लॉ है, हैविंग सेपरेट एंटिटी है विद परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। क्या है ये? भाई साहब, आर्टिफिशियल पर्सन वो पर्सन होता है जो कानून की नजर में जीता जागता इंसान है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। 11th क्लास में जब मैंने अकाउंट्स आपको पढ़ाए थे, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, तो मैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट पढ़ाया था। तो जो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, जो कॉन्सेप्ट वहां लागू होता था सेम वही यहां लागू होता है। कानून की नजर में जीते जागते इंसान है। कंपनी जब एक बार एग्जिस्ट कर जाती है, कंपनी जब रजिस्टर होती है, कंपनी को रजिस्टर कौन करता है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, आरओसी इसको रजिस्टर करता है। और हमारा यूपी का आरओसी कहां है? कानपुर के अंदर है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। तो माय डियर, ये कंपनी को आपको क्या करता है? रजिस्टर कर लेता है और सर्टिफिकेट ऑफ कॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट आपको देता है कि हां भाई कंपनी आपकी एग्जिस्ट कर चुकी है। तब तक कंपनी पैदा नहीं हुई, लेकिन जैसे ही सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको मिला, जैसे ही कंपनी रजिस्टर हुई है, प्रमोटर्स जो कंपनी को रजिस्टर कराते हैं, बाकी सब खर्चे उठाते हैं, उनको प्रमोटर्स कहा जाता है। तो जब कंपनी एक बार रजिस्टर हो जाती है, उसके बाद वो जीती जागती इंसान कहलाती है। मतलब वो अपने नाम पे केस ले भी सकती है और अपने नाम से किसी और के ऊपर केस कर भी सकती है। तो इसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है जी, तो आर्टिफिशियल पर्सन के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाय लॉ है, ये कानून ने बनाया है इसको। जैसे मैंने बताया आपको, आर्टिफिशियल पर्सन इसलिए कहलाई कानून की नजर में जीती जागती इंसान है। तो इसे कौन बना रहा है? इसे बना रहा है आपका सॉरी, रिकॉर्डिंग थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी, कोई बात नहीं। तो मैं बता रहा था आप लोगों को, क्रिएटेड बाय लॉ है, इसे कौन बना रहा है? कानून तैयार कर रहा है। तो ठीक है जी, तो आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट एंटिटी, इसको एक सेपरेट एंटिटी है, मतलब डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। मतलब जैसे मैंने कहा, आर्टिफिशियल पर्सन का काम क्या होता है? ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, इन द सेंस वो अपने नाम से केस कर भी सकती है और अपने नाम पे केस ले भी सकती है। मान लो कंपनी का भी फ्रॉड कर दिया, तो माय डियर, कंपनी को चलाता कौन है? कंपनी के जो मालिक होते हैं, वो कंपनी को नहीं चलाते, कंपनी को चलाते हैं डायरेक्टर्स। वहां पे नौकरी जो करते हैं वो होते हैं डायरेक्टर्स। तो डायरेक्टर्स को कौन अपॉइंट करता है? डायरेक्टर्स को अपॉइंट सारे शेयर होल्डर्स करते हैं। अब मान लीजिए कंपनी ने कोई फ्रॉड किया, तो डायरेक्टर्स को जेल होगी, शेयर होल्डर से कोई लेना देना नहीं। मतलब
मतलब शेयर होल्डर सिर्फ मेंबर्स कहलाते हैं। तो कंपनी जो होती है ना अपने मेंबर से बिल्कुल डिस्टिंक्ट है। मान लीजिए किसी मेंबर ने मर्डर कर दिया तो उस केस में कंपनी बंद नहीं होगी, कंपनी चलती रहेगी। लेकिन अगर मान लीजिए कंपनी में कोई फ्रॉड हो जाता है, कंपनी कुछ उल्टे सीधे काम कर लेती है, तो मेंबर्स को जेल में नहीं डाला जाएगा, डायरेक्टर्स को डाला जाएगा। डायरेक्टर कंपनी का हिस्सा माने गए हैं। पर डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स का सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट है, अगर मान लो वो फ्रॉड करती है तो कंपनी बंद हो जाएगी, कंपनी पे ताला लग जाएगा, लेकिन मेंबर्स को हाथ नहीं लगाएगा। लिमिटेड लायबिलिटी यहां सिखाऊंगा। लिमिटेड लायबिलिटी लिमिटेड लायबिलिटी कॉन्सेप्ट है, बताऊंगा क्या होता है लिमिटेड लायबिलिटी। ध्यान रखिएगा मेंबर से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं होता। ठीक है जी। तो क्या कहिए डेफिनेशन में, आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट एंटिटी विद परपेचुअल सक्सेशन। माय डियर कंपनी कभी बंद नहीं होती है। अगर मान लो कल को कोई प्रॉब्लम होती है तो ये चलती रहती है। मतलब पहले कोई मालिक, फिर कोई मालिक, फिर कोई मालिक। मतलब पहले दादा ने कंपनी खोली, फिर उसके बेटे ने कंपनी को चलाया, फिर उसके मतलब बेटे के बाद बेटा, उसका बेटा एंड सो ऑन। ये कॉन्सेप्ट चलता है। कंपनी कभी बंद नहीं होती। जैसे कंपनी चल रही थी वैसी कंपनी लगातार चलती रहेगी। इसके बाद हमारा क्या आता है, कॉमन सील। कॉमन सील क्या होता है, कॉमन सील एक मोहर होती है। माय डियर जिस तरीके से हम लोग साइन करते हैं, मैंने कहा आर्टिफिशियल पर्सन मतलब इंसान, तो हमने इसको मान लिया है, भाई साइन भी करेगी कंपनी। तो उस केस में क्या होता है कि जिस तरीके से हम लोग किसी भी डॉक्यूमेंट पे साइन करते हैं, हम माना जाता है कि हमने वो डॉक्यूमेंट इशू किया है, उसी तरीके से कॉमन सील एक मोहर होती है, रबर स्टैंप होती है। रबर स्टैंप कंपनी की मानी जाती है, साइन माने जाते हैं। अगर रबर स्टैंप किसी पेपर पर लगा दिया गया, इसका मतलब क्या है कि वो कंपनी ने डॉक्यूमेंट साइन कर दिया है। ठीक है जी। तो ये क्या है, आपकी कंपनी होती है। कंपनी कौन बनाता है, अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनीज एक्ट। मतलब या तो हमारा ये वाला कंपनी एक्ट या इससे पहले किसी कंपनीज एक्ट में अगर रजिस्टर हुई है तो भी कंपनी मानी जाती है। अब इससे पहले कंपनीज एक्ट कौन सा है, मेरे इससे पहले 1956 एक्ट हुआ करता था, कंपनीज एक्ट 1956। उसके बारे में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, 2013 एक्ट आप पूरा का पूरा पढ़ना। ठीक है जी। तो अब मीनिंग के बाद हमारा था कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स। क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स? कैरेक्टरिस्टिक्स सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है जो इसके मतलब मेन फीचर्स जो हैं, की फीचर्स जो हैं कंपनी के, क्या क्या है की फीचर्स। एक तो पहली बात ये कॉर्पोरेट होती है। इनकॉर्पोरेट मतलब रजिस्टर होती है, बिना रजिस्ट्रेशन कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती। सबसे पहला पॉइंट तो यही है। ठीक है जी। थ्योरी डिटेल में बता रखी है, सारी पॉइंट डिटेल में एक्सप्लेन कर रखे हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप करते चलिएगा। ठीक है जी। दूसरा सेपरेट लीगल एंटिटी अभी समझाया, आर्टिफिशियल पर्सन अभी समझाया, परपेचुअल सक्सेशन अभी समझाया। लिमिटेड लायबिलिटी क्या होता है भाई साहब? लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि जितने शेयर्स आपने खरीदे हैं, आपका ज्यादा से ज्यादा, जैसे मान लीजिए मैंने कंपनी स्टार्ट की, मैंने शेयर्स खरीद लिए उस कंपनी के, मान लो 2 लाख के शेयर्स खरीदे, ज्यादा से ज्यादा 2 लाख रुपए डूब जाएंगे, मुझसे ज्यादा पैसे नहीं रह जाएंगे। मैक्सिमम मेरे 2 लाख रुपए डूब सकते हैं, इससे ज्यादा ये नहीं मेरे घर से कोई पैसे लेके जाएगा। इसलिए लिमिटेड लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी इसमें अनलिमिटेड बिल्कुल नहीं होती। पार्टनरशिप में लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अगर माय डियर अगर पार्टनरशिप में नुकसान हो जाता है तो पार्टनर्स को जमीन जायदाद जो भी उसकी अपनी पर्सनल सब कुछ बेच बाच के भरपाई करनी पड़ेगी। कंपनी में ऐसा नहीं होता, ध्यान रखिएगा इस बात का। इसके बाद आपके ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स अगर मेरे पास है तो मैं बेच सकता हूं। आपने नॉर्मल शेयर मार्केट में देखा भी होगा, आप किसी के भी शेयर्स खरीद सकते हो, उसे ट्रेडिंग बोलते हैं। आप शेयर्स खरीदते बेचते रहते हो, तो शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनी के शेयर्स आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। अभी क्या प्राइवेट कंपनी क्या होती है मैं ये बताऊंगा इसके बारे में, काइंड्स ऑफ कंपनीज में आगे मैंने लिख भी रखा है। पहले बस ये ध्यान रखिए, पब्लिक कंपनी के शेयर्स हम ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब हाँ ट्रांसफरेबिलिटी है, हम कंपनी में शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। मैनेजमेंट एंड ओनरशिप, मैंने बताया कि कंपनी का मालिक तो शेयर होल्डर होता है, लेकिन वो कंपनी को नहीं चलाता। मैनेजमेंट का सारा काम कौन देखते हैं? डायरेक्टर्स देखते हैं। डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं सैलरी बेस पर, और वही देखते हैं कि भाई साहब अब कंपनी को कैसे रन करना है, बाकी एम्प्लॉइज कैसे काम करेंगे, किससे माल खरीदना है, किसको माल बेचना है, किस तरीके का स्टाफ रखना है, किस तरीके का स्टाफ नहीं रखना, ये सब डे टू डे एक्टिविटीज कौन देखता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक पूरी की पूरी टीम होती है जो इन चीज को देखती है। उसमें हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर भी होता है, अलग अलग नाम डाल रखे हैं सालों के, और क्या बताऊं मैं आपको, डायरेक्टर्स ही कुल मिला के, ज्यादा कुछ खासा इसमें है नहीं। ठीक है जी। इसके बाद कॉमन सेल के बारे में आपको बता दिया, इन सब के बारे में डिस्कशन भी हो चुका है। मेरे ख्याल से ये बात भी आपको क्लियर है। अब बात करते हैं काइंड ऑफ कंपनीज। कंपनी कितने प्रकार की होती है माय डियर? वैसे तो आपके 1956 एक्ट में 2 ही कंपनी हुआ करती थी, प्राइवेट और पब्लिक, लेकिन अब 2013 एक्ट में एक नई कंपनी और बन गई है, 1% कंपनी, मतलब एक अकेला आदमी भी कंपनी खोल सकता है। ठीक है जी। कॉन्सेप्ट उसके ऊपर सारे प्राइवेट वाले लागू होते हैं। 1% कंपनी के ऊपर सारे के सारे रूल्स प्राइवेट वाले लगते हैं, लेकिन जो एडिशनल रूल्स हैं, प्राइवेट से जो अलग रूल्स हैं, वो मैंने लिख रखे हैं। ठीक है जी। दिखाता हूं मैं आपको कि 1% कंपनी है, मिनिमम मेंबर कितने चाहिए? 1 बंदा चाहिए, और मैक्सिमम भी 1 ही चाहिए। डायरेक्टर्स कितने हो सकते हैं भाई साहब? मिनिमम डायरेक्टर 1 होगा, और मैक्सिमम अगर आप रखना चाहो तो 15 से ऊपर आप नहीं ले जा सकते। 15 मैक्सिमम डायरेक्टर होंगे। हालांकि इतनी लंबी चौड़ी कमाई नहीं होती 1% की, इतना लंबा वो जा भी नहीं सकता, क्योंकि आप देखें सेल भी 2 करोड़ तक ही है बस, मतलब पेड अप कैपिटल केवल 50 लाख की होगी, और मैक्सिमम 2 करोड़ तक की सेल करेगा। भाई साहब 2 करोड़ की सेल करने वाली कंपनी कैसे 15 डायरेक्टर रख सकती है? पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन फिर भी रूल है तो रूल है, आपको रूल याद रखना है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, दिमाग में रखिएगा। इसके बाद में आपसे बात करूं प्राइवेट कंपनी क्या होती है? प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसके प्राइवेट प्लेसमेंट्स नहीं होते, मतलब प्राइवेट में शेयर्स में मार्केट में नहीं बेच सकते। इसके शेयर्स या तो रिलेटिव्स के पास होंगे, या शेयर मतलब फ्रेंड्स के पास होंगे, किसी जानने वाले के पास होंगे। पब्लिक में इन्विटेशन नहीं दे सकते, मतलब प्रोस्पेक्टस वगैरह जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं कर सकते। मतलब पब्लिक कंपनी में जैसा करते हैं, पहले प्रोस्पेक्टस जाता है, फिर उसके बाद पैसे मंगवाए जाते हैं, एप्लीकेशन का पैसा आता है, जो आप लोगों ने सीखा होगा, क्वेश्चंस किए होंगे, वो सब चीज हम पब्लिक कंपनी में करते हैं। प्राइवेट कंपनी 1% कंपनी का वो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सब थ्योरी का पार्ट है। पब्लिक कंपनी में ही हम सारी डीलिंग करते हैं, मतलब इसके बाद का चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं ना, वो सिर्फ पब्लिक कंपनी का पढ़ेंगे। यहां तक ये दोनों एंड हो चुके हैं, इनकी कोई एंट्री नहीं बनती है। एंट्री इनकी प्राइवेट ही होती है, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, उनकी क्या एंट्री बनाना है यार, इनफॉर्मल चीजें हैं। लेकिन ये फॉर्मल तरीका है हमारा पब्लिक कंपनी का, इसी के बारे में हम आगे चलकर डिस्कशन करेंगे। शेयर्स हमारे वन टाइम आते हैं, लमसम आते हैं, किस टाइप से आते हैं, इंस्टॉलमेंट में आते हैं, वो पब्लिक कंपनी की डीलिंग है। तो क्या कहा गया? प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 बंदे चाहिए और मैक्सिमम 200 बंदे, 200 बंदों से ऊपर नहीं हो सकते। साथ ही साथ डायरेक्टर्स इसमें कम से कम 2 चाहिए और मैक्सिमम 15, इससे ज्यादा आप डायरेक्टर्स नहीं रख सकते। मैक्सिमम समय से
बस मिनिमम का थोड़ा ध्यान रखना कि मिनिमम 1% कंपनी में 1 है डायरेक्टर, इसमें 2 है और पब्लिक कंपनी में 3 है, थोड़ा इतना ध्यान रखना। मैक्सिमम आपके 15 तीनों में ही सेम है। अब पब्लिक कंपनी की बात करो, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 बंदे चाहिए, कम से कम 7 बंदे चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है जी, कम से कम 7 बंदे चाहिए मेंबर्स जो कंपनी को रन करें, कौन सी पब्लिक कंपनी को, और उसके पीछे लिमिटेड लिखना कंपलसरी है और पब्लिक प्राइवेट कंपनी के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लिखना कंपलसरी है। यही कंपनी की पहचान होती है। कभी किसी कंपनी के बाहर से निकले, हर शहर में इंडस्ट्रीज होती हैं, एक इंडस्ट्रियल एरिया होता है हर शहर में, उन कंपनी मतलब हर इंडस्ट्री में मतलब जितने भी अभी कंपनी होते हैं उसके बाहर उनकी कंपनीज का नाम लिखा हुआ होता है। अगर आपको देखना है तो आप एक बार इंडस्ट्रियल एरिया से निकल के जाएं तो वहां देखें हर कंपनी के पीछे या तो लिमिटेड लिखा हुआ होगा या प्राइवेट लिमिटेड लिखा होगा। अपने आप समझ जाना कि ये प्राइवेट लिमिटेड लिखा है तो इसका मतलब प्राइवेट कंपनी है, और अगर लिमिटेड लिखा है इसका मतलब पब्लिक कंपनी। दिमाग से बिल्कुल निकाल देना, पब्लिक कंपनी गवर्नमेंट कंपनी नहीं होती। कहीं दिमाग में बैठा हुआ आपके कि पब्लिक कंपनी गवर्नमेंट कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी प्राइवेट होती है, ऐसा कुछ नहीं है। प्राइवेट कंपनी में आपकी ये कंडीशंस है और पब्लिक कंपनी में ये, और है दोनों ही प्राइवेट, ध्यान रखिएगा। पब्लिक ही चलाती है इसको, गवर्नमेंट कंपनी हर वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है जिसके अंदर 51% से ज्यादा शेयर गवर्नमेंट का होता है। जिस कंपनी के अंदर ये दिमाग में बहुत ड्रामा रहता है कि गवर्नमेंट कंपनी बोल दो पब्लिक कंपनी को, पब्लिक कंपनी गवर्नमेंट कंपनी नहीं होती, पहले क्लियर कर दूं। गवर्नमेंट कंपनी प्राइवेट कंपनी भी गवर्नमेंट कंपनी बन सकती है, 1% कंपनी भी गवर्नमेंट कंपनी बन सकती है, हालांकि तो नहीं बन सकती, इसमें एक ही मालिक होता है। लेकिन ये प्राइवेट कंपनी जो होती है ये भी गवर्नमेंट कंपनी बन सकती है, ये भी गवर्नमेंट कंपनी बन सकती है, कोई सी भी कंपनी गवर्नमेंट कंपनी बन सकती है। शर्त गवर्नमेंट कंपनी की सिर्फ एक है कि 51% या उससे ज्यादा शेयर्स गवर्नमेंट के पास होने चाहिए। समझ में आती बात? तो वही गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है, वरना आप ऐसे खामा किसी को गवर्नमेंट कंपनी नहीं बोलेंगे। तो क्या कहा गया, पब्लिक कंपनी कम से कम 7 बंदे चाहिए और मैक्सिमम उसकी कोई लिमिट ही नहीं है, ठीक है जी। और इसमें डायरेक्टर्स 3 चाहिए, मैक्सिमम 15। सब्सिडियरी कंपनी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आया कि जो कंपनी पब्लिक कंपनी की सब्सिडियरी है वो कंपनी भी आपकी क्या कहलाएगी, वो आपकी पब्लिक कंपनी कहलाएगी। मान लीजिए एक प्राइवेट कंपनी है, एक प्राइवेट कंपनी है, इस प्राइवेट कंपनी के 51% से ज्यादा शेयर एक पब्लिक कंपनी ने खरीद लिए, तो इसका मतलब इसने परचेज कर लिए, तो ये प्राइवेट कंपनी के ऊपर कंट्रोल किसका हो गया, पब्लिक कंपनी का कंट्रोल हो गया। तो जिसका कंट्रोल होता है वो कंपनी कहलाती है होल्डिंग कंपनी, और जिस कंपनी के ऊपर कंट्रोल होता है ये कंपनी कहलाती है सब्सिडियरी कंपनी। कौन सी कंपनी कहलाती है, सब्सिडियरी कंपनी। तो इस केस में अगर कोई सब्सिडियरी कंपनी पब्लिक कंपनी की सब्सिडियरी, मतलब अगर कोई कंपनी पब्लिक कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी है तो ये कंपनी भी पब्लिक कंपनी ही मानी जाएगी। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं बल्कि पब्लिक कंपनी बन चुकी है। हालांकि केस बहुत कम होते हैं लेकिन रूल इज रूल, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बाकी चीजें तो सब क्लियर हैं और तो कुछ इसमें खासा है नहीं। बाकी थ्योरी से रिलेटेड वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप डिटेल में देख लेना। प्रेफरेंस शेयर्स हमारे कितने टाइप के होते हैं, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, रिडीमेबल, इररिडीमेबल, ये सारे कॉन्सेप्ट आपकी मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो में मतलब लिंक मिल जाएगा, वहां से देखिएगा। अब मैं यहां से पब्लिक कंपनी के आगे की सारी गणनाएं करूंगा कि हमारे शेयर्स कितने टाइप के होते हैं, कैसे कैसे शेयर्स काम करते हैं, ठीक है जी। फटाफट से नोट डाउन करें, मैं अगला लिखता हूं। चलिए जी तो ये चीज वैसे तो ज्यादातर बच्चों को दिक्कत करती है, पर इससे पहले मैं कुछ समझाना चाहूंगा ताकि आपको थोड़ी सी क्लियरिटी हो जाए। देखिए मेरी बात, पब्लिक कंपनी की बात चल रही है। जैसे मान लीजिए मुझे एक कंपनी बनानी है, एक बंदे को, मान लीजिए एक बंदा है, इसको कंपनी बनानी है, इसके पास मान लीजिए 20 लाख रुपए हैं केवल, और कंपनी 1 करोड़ में बनेगी। तो ये क्या करता है, ये करता है 80 लाख रुपए पब्लिक से मांगता है। 80 लाख रुपया करता है पब्लिक से मांगता है, मतलब ये है पब्लिक। पब्लिक में तो बहुत सारे लोग हैं, पब्लिक एट लार्ज, पब्लिक में दुनिया भर के लोग हैं, पता नहीं कितनी मक्खी की तरह पड़े हुए हैं लोग, बहुत सारे लोग, अनगिनत लोग, अनगिनत लोग, अनगिनत लोग, दुनिया भर के लोग हैं, मतलब आपको पता ही है इसके बारे में। तो मैंने क्या कहा कि 80 लाख रुपए मांगने, तो पहले इस बंदे ने क्या किया, इस बंदे ने लोगों को बताया, लोगों के पास पहले भेजा प्रोस्पेक्टस। ध्यान रखिएगा, पहले जाता है प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस एक तरीके का एडवर्टीजमेंट होता है, एक तरीके का प्रचार होता है, बताया जाता है उसके अंदर कि हमारी कंपनी क्या है, हमारी कंपनी का नाम, हमारी कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, आपको सब कुछ पता है। मैं मान के चलता हूं नहीं पता तो भैया, जैसे मैंने आपसे कहा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा थ्योरी की वीडियोस का, उन्हें देख लेना, 1-2 वीडियोस होंगी, उन्हें देख लेना, कितना बड़ा खास इशू नहीं है, पर उन्हें देखोगे उसके बाद ही मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल के बारे में पता चलेगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एमओए और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एओए, ये क्लियर हो जाए क्या है। मेमोरेंडम में कंपनी की बेसिक चीजें होती हैं, क्या काम करने वाली, क्या नहीं करने वाली, और आर्टिकल्स के अंदर हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कंपनी किस तरीके से रन करेगी, ठीक है जी। बाकी इसको आप देख लें डिटेल में। तो क्या है कि कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में क्या है, कंपनी किस तरीके से डिविडेंड बांटने वाली है। डिविडेंड क्या होता है, प्रॉफिट का ही एक रूप होता है, बताता हूं क्या है ये। मतलब कुल मिला के जो है कि ये पब्लिक को बताता है कि क्या आप लोग हमारी कंपनी के मालिक बनना चाहते हो, अगर मालिक बनना चाहते हो तो कंपनी में पैसा लगाओ, मतलब उन्हें इसके बारे में सब जानकारी देते हैं। जैसे आप स्कूल में एडमिशन करवाने जाते थे तो स्कूल के अंदर पहली बार एडमिशन कराने के तो प्रोस्पेक्टस मिलता है, स्कूल उसमें प्रोस्पेक्टस के अंदर प्रिंसिपल के बारे में लिखा होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर के बारे में लिखा होता है, उसके बारे स्कूल के बारे में लिखा होता है, कितनी सारी चीजें हैं, कंप्यूटर लैब, क्लासरूम्स, एक्टिविटीज, जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज हैं, ये सभी चीजें उसके अंदर देते हैं। वो सभी चीजें आप देखने के बाद आपके दिमाग में आ रहा है स्कूल तो बहुत बढ़िया है, उसके बाद लास्ट में स्कूल उस प्रोस्पेक्टस बिल्कुल लास्ट में फॉर्म होता है, एडमिशन फॉर्म, आप उसे भरते हैं और फिर काम हो जाता है, ठीक है। स्कूल में थोड़ा पैसा मिलता है, शायद 100-200 रुपए लेते हैं, लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट बांटे जाते हैं प्रोस्पेक्टस सभी को कि भाई साहब आप आ जाओ हमारी कंपनी पैसा लगाओ। अब इसे मान लीजिए कुछ लोगों को आपकी
आपकी बात पसंद आ गई, मान लीजिए इन 4 लोगों को आपकी बात पसंद आ गई, तो ये लोग पहले क्या भेजेंगे, ये लोग पैसे भेजेंगे, मतलब पहले पैसा भेजेंगे किसके साथ, एप्लीकेशन के साथ। मैंने कहा था एप्लीकेशन फॉर्म होता है, एप्लीकेशन का पैसा भेजेंगे, फिर कंपनी ने क्या देती है, शेयर्स देती है। कंपनी क्या देती है, शेयर्स देती है, मतलब एक कागज का टुकड़ा देती है, इसके ऊपर इस पर्टिकुलर शेयर होल्डर का नाम होता है कि इसके पास कितने कितने शेयर्स हैं, ठीक है जी, इसको हम बोलते हैं क्या, शेयर्स। और जिसके पास एक कागज का टुकड़ा होता है वो कहलाता है शेयर होल्डर, ठीक है जी। और शेयर होल्डर कोई और नहीं बल्कि कंपनी के ऑनर होते हैं। इसको मेंबर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, मेंबर के नाम से भी जानते हैं। समझ में आई बात। हालांकि मेंबर और शेयर होल्डर में बहुत बारीक सा अंतर है, इस चीज के बारे में तो वैसे सीए में पढ़ाया जाता है, यहां इतना लंबा चौड़ा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा ध्यान रखिएगा इन बातों का। तो अब ये शेयर्स हैं, ये शेयर्स ही तो आपको कहलाता है शेयर कैपिटल, यही तो आपको कहलाता है शेयर कैपिटल। तो भैया ये शेयर कैपिटल जो होता है कितने टाइप के होते हैं, इसमें आपके कई अलग अलग नाम होते हैं। आपने ऑथराइज शेयर कैपिटल का नाम भी सुना होगा, आपने इशूड का नाम भी सुना होगा, इशूड शेयर कैपिटल, आपने सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल का नाम भी सुना होगा, आपने कॉल्ड अप शेयर कैपिटल का नाम सुना होगा, आपने पेड अप शेयर कैपिटल का नाम सुना होगा। इन सब के बारे में नाम सुना, लेकिन कंफ्यूजन होती है यार एंट्री किससे बनाई जाए, क्वेश्चन किससे किया जाए। तो आज माय डियर इसका सारा का सारा आपको निर्णायक रूप मिल जाएगा कि ऑथराइज इशूड क्या होते हैं। तो माय डियर ऑथराइज शेयर कैपिटल से हम स्टार्टिंग करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। तो माय डियर ऑथराइज क्या होता है, ऑथराइज एक तरीके से माय डियर मैक्सिमम शेयर कैपिटल होती है, कंपनी कैन इशू इन इट्स होल लाइफ। मैक्सिमम शेयर कैपिटल कंपनी अपनी लाइफ में इशू कर सकती है, ध्यान रखिए कर सकती है, किए नहीं है, कर सकती है। मतलब इसके बारे में पहले रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास प्रॉपर तरीके से पहले मीटिंग बुलाई जाती है, सब कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट पहले कंप्लीट किया जाता है, उसके बाद जाकर डिसाइड होता है कंपनी की ऑथराइज शेयर कैपिटल होने कितनी वाली है। मतलब मेरे एग्जांपल के तौर पे 1 लाख शेयर्स 10 रुपए का एक, मतलब 10 लाख इस कंपनी की, मान लो एक कंपनी इसका नाम है एक्स लिमिटेड, इस कंपनी की ऑथराइज शेयर कैपिटल कितनी है 10 लाख रुपए, मतलब पब्लिक से 10 लाख रुपए मंगाए जा सकते हैं। मंगा कितनी रही है कंपनी वो उसकी प्रॉब्लम है, पर 10 लाख रुपए तक मंगाए जा सकते हैं 1 लाख शेयर इशू करने के बाद। अब क्या हुआ, इशू कितने के, माय डियर क्वेश्चन में कुछ नहीं बता रखा, तो मैं मान के चलूंगा कि 1 लाख के 1 लाख शेयर्स इशू कर दिए गए हैं और मैं उसी हिसाब से एंट्री बना दूंगा। लेकिन क्या होता है कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन में दे रखा है इशूड शेयर कैपिटल 20,000 रुपए, ऑथराइज भले 1 लाख है पर इशू कितने किए गए हैं 20,000 शेयर्स आपके इशू किए गए, मतलब 2 लाख रुपए के, मतलब इतना पैसा मंगाया गया पब्लिक से, इतना पैसा मंगाया गया। और अनइशूड ये आपने इशू ही नहीं किए, मतलब जब कभी आगे जरूरत पड़ेगी तो आप 80,000 शेयर्स और इशू करके 8 लाख रुपए मंगा सकते हो। अब बात को थोड़ा समझिएगा, बात को समझिएगा थोड़ा सा, देखें जरा। मैंने कहा जैसे ये बकेट है, बनानी तो मुझे आती नहीं लेकिन फिर भी आप समझे, ये ग्लास बन गया, बकेट ही है भैया, ये बकेट है। मान लीजिए बाल्टी है 10 लीटर की, ठीक है जी, बाल्टी है 10 लीटर की, खाली बाल्टी। तो माय डियर एक बात बताइए, क्या बाल्टी में 11 लीटर पानी भरा जा सकता है, पॉसिबल नहीं है। बाल्टी 10 ही लीटर की बनी है, 10 ही लीटर भर सकते हो, 8 लीटर भर सकते हो, बिल्कुल भर सकते हो, 9 लीटर भर सकते हो, बिल्कुल 1 लीटर भर सकते हो, बिल्कुल भर सकते हो। कहने का मतलब जो ये कैपेसिटी है इसी को ऑथराइज्ड बोलते हैं, कि इससे ऊपर कभी भी इशूड नहीं हो सकता। और इशूड होता है एक तरीके का पानी, वाटर, जो आप इस बकेट के अंदर भरने वाले हो। बात समझ में आती है। आप 10 लीटर की बाल्टी में 8 लीटर पानी भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 10 लीटर पानी भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है, 11 लीटर पानी भर सकते हो, जी नहीं, 11 लीटर नहीं भर सकते। इसी तरीके से ऑथराइज होते हैं। मैंने ऑथराइज अपने एग्जांपल में कहा कि 1 लाख शेयर्स आपके ऑथराइज्ड थे। शेयर्स हैं भैया, ये कैपिटल नहीं, 10 रुपए का शेयर तो उसका मतलब 10 लाख रुपए कैपिटल हो जाती है। तो मैंने कहा कि मेरी ऑथराइज शेयर कैपिटल कितनी है, 1 लाख शेयर्स की है। तो मैं कितने इशू कर सकता हूं, मैं भाई साहब 10,000 इशू कर सकता हूं, 20,000 इशू कर सकता हूं, 50,000 इशू कर सकता हूं, 80,000 इशू कर सकता हूं, 1 लाख इशू कर सकता हूं, पर 1 लाख से ऊपर इशू नहीं कर सकता। मतलब मैक्सिमम इतने ही इशू कर सकता हूं, मतलब इतने मार्केट में भेज सकता हूं बेचने के लिए। बात समझ में आती है। तो ये आपकी ऑथराइज शेयर कैपिटल होती है, मैक्सिमम शेयर कैपिटल। अब उसमें से इशू कितने की है, इशू मैंने केवल 20,000 की। अगर माय डियर आपने इशू 20,000 की है तो मैं मान के चलूंगा 20,000 के 20,000 बिक गए, मैं इशू कर रहा हूं। अब जब बात समझे मेरी, मेरा ये गोडाउन है, गोडाउन है। अब गोडाउन के अंदर 1 लाख शेयर रखे हुए हैं, मान लीजिए 1 लाख शेयर रखे हुए हैं। अब ये रहा मार्केट, ये रहा मार्केट। तो गोडाउन से मैंने मार्केट कितने शेयर ले गया, 20,000 शेयर बेचने के लिए ले गया। तो इसको मैं क्या कहूंगा, इशूड। इसके अलावा कोई जानकारी नहीं बता रही, तो मैं क्या मान के चलूंगा कि 20,000 सारे बिक गए होंगे। तो मैं एंट्री किसकी करूंगा, मैं 20,000 से एंट्री करूंगा। समझ में आई बात। मैं ये मान के चलूंगा कि जो इशू हुए 20,000 वो सारे के सारे बिक गए। लेकिन क्या होता है, कई बार इशू के बाद भी सारे के सारे नहीं बिकते। माय डियर मार्केट के अंदर पहुंचने के बाद मान लीजिए 18,000 ही बिके, 18,000 शेयर से ही बिके, तो इसको बोलते हैं सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब्ड का मतलब होता है आपके एक्चुअल में कितने बिके हैं। भाई ये तो मार्केट की डिमांड के ऊपर है ना, कि आप जितने शेयर लेकर गए हो सकता है उससे ज्यादा बिक जाए, मतलब उससे ज्यादा खरीदार आ जाए। जितने शेयर्स आप इशू कर रहे हो, अगर ज्यादा आते हैं खरीदने वाले, मैंने कहा 20,000 शेयर्स मैंने इशू किए हैं, तो इस केस में मान लीजिए 18,000 शेयर्स के खरीदार आते हैं, इसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन। और अगर मान लीजिए खरीदने वाले 22,000 आ गए बंदे कि भाई साहब हमें भी शेयर चाहिए, हमें भी शेयर चाहिए, इसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। तो माय डियर हमारी तो रूल्स है, हमारा तो रूल है जितने मार्केट में लेके गए उतने ही बिकेंगे। ये थोड़ी ना कि यार बार बार आके गोडाउन से माल लेकर जाएंगे, ऐसा तो होता नहीं है। जितना मार्केट में पहुंच के बेचने के लिए सिर्फ उतना ही बिक सकता है। आपके पास है कितने, 20,000। मान लीजिए खरीदने वाले 22,000 आ गए, तो क्या मतलब है, उससे कोई मतलब नहीं है। या तो 2,000 वालों को मना कर दो, या फिर थोड़ा थोड़ा सबको दे दो। प्रो राटा का केस जो मैंने आपको स्टार्टिंग में चार्ट में बताया था, ओवर सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन वाला केस, प्रॉपर एंट्रीज होती है इनकी। ये थोड़ा आसान होता है। अंडर सब्सक्रिप्शन कि भैया
आपके 20,000 शेयर्स आपको इशू करने थे, 18,000 ही आपके बिके हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, 2,000 शेयर्स आपके मार्केट में मतलब वापस ले जाके, मतलब 18,000 बिके हैं तो 2,000 शेयर्स वापस गोडाउन में रख दिए गए, मतलब 80,000 पहले बचे थे, 80,000 बचे थे, अब 2,000 और यहां पे रख गए, मतलब 82,000, मतलब जब दोबारा मैं कभी इशू करने की सोचूंगा तो मैं 82,000 शेयर्स मार्केट में दोबारा इशू कर सकता हूं। ठीक है जी, इतनी सी बातचीत इसके अंदर होती है। हाँ जी, इतनी बातचीत होती है। इसके बाद और क्या बताना था, इसके बाद बस इतना ही कुछ है, ज्यादा कुछ खास इसमें है नहीं। ठीक है, अब आते हैं, तो मैंने क्या कहा, इशूड में आपका सब्सक्राइब 18,000 हुए और अनसब्सक्राइब कितने हुए, 2,000 हुए। कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट में दोबारा जब हम इशू करेंगे तो वो भी दोबारा इशू हो सकते हैं। ठीक है जी, अब सब्सक्राइब करने के बाद भी कंपनी की डिमांड होती है ना, जरूरी है कंपनी को सारे पैसों की जरूरत हो भी, कंपनी क्या करती है, अपने हिसाब से डिमांड करती है, उसको बोलते हैं कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। हमारे सब्सक्राइब से कम होता है ये, अगर कम भी हो सकता है और उससे ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब इस तरीके से कह सकता हूं, ऑथोराइज से कम या बराबर हो सकता है इशूड से कम या बराबर हो सकता है सब्सक्राइब से कम या बराबर हो सकता है कॉल्ड अप, और कॉल्ड अप से कम या बराबर हो सकता है पेड अप, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। यही सीक्वेंस आपका रहने वाला है। ठीक है जी, तो अब मैंने कहा कॉल्ड अप का मतलब मैंने कितने मांगे, 18,000 शेयर 6 रुपए ही मांगे मैंने केवल, बाकी मैंने नहीं मांगे 4 रुपए, तो इसको मैंने क्या किया, अनकॉल्ड कैपिटल। एमसीक्यू में क्वेश्चन आया था, इसको ही हम रिजर्व कैपिटल भी बोलते हैं, इसी को ही हम रिजर्व कैपिटल भी बोलते हैं कि कंपनी ने रिजर्व रख लिया अपने पास, मतलब लाइफ में कंपनी कभी मंगा सकती है, मतलब कंपनी कब मंगाती है, दो स्थिति होती है मंगाने की, अपनी पूरी लाइफ टाइम में कभी मंगा सकती है, दूसरा जब कंपनी बंद होने वाली, तो वाइंडिंग अप के टाइम की जब कंपनी बंद होने वाली होती है तो पैसा मंगाया जाता है। ठीक है जी, तो वही बात कही गई कि इसको हम रिजर्व कैपिटल भी बोलते हैं। इसके बाद अब 18,000 तो हमने 18,000 शेयर्स पे 6 रुपए में मांगे थे, 1,08,000, पर भाई साहब कई हरामी लोग होते हैं, सारे पैसे नहीं देते, मतलब पेड अप कितने किए, पेड अप भाई 10,000 शेयर जिसके पास थे उसने तो बेचारे ने 6 के 6 पूरे दे दिए, लेकिन 8,000 शेयर जिसके पास उसने केवल 4 रुपए दिए, मतलब 2 रुपए इन्होंने दिए ही नहीं, 16,000 रुपए नहीं दिए, टोटल 92,000 रुपए रिसीव हुए, अनपेड इतने रुपए अनपेड रहे, इसी को हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एडवांस क्या होता है, कॉल्स इन एडवांस होता है जब आप पैसा एडवांस दे देते हो, मतलब मैंने मांगी है नहीं कॉल और आप पैसा एडवांस में गया। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी, ये चीज बिल्कुल बेसिक है, और अगर इसको भी आपको डिटेल में समझना है तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है जी, आप इसे नोट डाउन करें, मैं फिर आगे कराता हूं। चलिए जी, तो अब इशूड की बात करते हैं। इशू ऑफ शेयर्स माय डियर आपके दो तरीके से होते हैं, तो इन कैश या अदर देन कैश। इन कैश मतलब जब आप शेयर्स दे रहे हैं और बदले में पैसा मंगा रहे हैं, और अदर देन कैश मतलब शेयर्स तो दे रहे हैं, बदले में पैसा नहीं मंगा रहे, बल्कि या तो बदले में आपके एसेट आ रही है, या फिर जो अंडरराइटर्स हैं, अंडरराइटर्स क्या होता है बताता हूं, उसके बारे में भी बताता क्या हूं, इसकी अगली वीडियो जो हमारी बनेगी 9th डे की, उसमें आपको बताऊंगा कि क्लास उसी में करूँ, टॉपिक सबके अलग अलग डिसाइड कर रखे हैं, तो यहाँ तक केवल मैं ओवर सब्सक्रिप्शन और कॉल्स इन एडवांस तक ही करूंगा। फिलहाल उसके अंडरराइटर क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम बाद में बात कर लेंगे। ठीक है जी, तो अब पॉइंट क्या है कि या तो आपका प्रमोटर्स को कंपनी को रजिस्टर कराते हैं, एसेट आपको मिल रही है, प्रमोटर्स की सर्विसेज के बदले में आपको क्या देने पड़ रहे हैं, शेयर्स देने पड़े हैं, अंडरराइटर्स के सर्विसेज के बदले में उन्हें कमिशन ना देकर बल्कि उसकी जगह क्या देते हैं, हम उनको शेयर्स दे देते हैं। ठीक है जी, ये सारे एट पार एट प्रीमियम होते हैं। ये आपका कैश में लमसम होता है, इंस्टॉलमेंट मतलब लमसम का मतलब होता है वन टाइम पेमेंट, मतलब सारा का सारा पैसा एक ही बार में रिसीव कर लेना, सारा का सारा अमाउंट वन टाइम में रिसीव कर लेना। मतलब अगर 1 लाख के शेयर्स इशू किए 10 रुपए का, तो टोटल 10 लाख रुपए आने थे, तो मैंने क्या किया 10 लाख के 10 लाख एक बार में मंगा लिए, इसको बोलते हैं वन टाइम पेमेंट। इसकी 2 एंट्रियां बनती है सिंपल। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम पैसा इंस्टॉलमेंट में मंगा लेते हैं। मेनली आपकी ज्यादा से ज्यादा आप तक क्वेश्चन में देखेंगे 4 ही किस्तें देखेंगे। पहली किस्त का नाम होता है एप्लीकेशन मनी, दूसरा होता है अलॉटमेंट, तीसरा होता है फर्स्ट कॉल, चौथा होता है सेकंड कॉल। माय डियर, जो भी आखिरी कॉल होगी उसके साथ आपको फाइनल कॉल लिखना कंपलसरी है। ठीक है जी, जरूरी नहीं आपकी 4 ही किस्तें हो, 3 भी हो सकती हैं, 2 भी कई बार देखी गई हैं, 2 अलॉटमेंट तक ही होती हैं बस। लेकिन जो नॉर्मल देखी गया है वो नॉर्मल जो आपके क्वेश्चंस मैक्सिमम 4 कॉल तक ही देखी गई हैं, मतलब 4 किस्तों तक ही देखी गई हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल। ठीक है जी, लेकिन आप तैयारी उसी हिसाब से करिएगा, कोई दिक्कत नहीं, मैंने उसके हिसाब से भी लिख रखा है। ठीक है जी, तो अब मैंने क्या कहा आपसे, अगर लमसम है तो लमसम में आपको ये एट पार एट प्रीमियम क्या इसके बारे में बता देता हूं। माय डियर, अगर 10 रुपए का शेयर मार्केट में 10 रुपए का ही बिक रहा है तो उसको बोलते हैं एट पार। अगर 10 रुपए का शेयर मार्केट में 10 रुपए से ज्यादा का बिक रहा है, 10.5 का, 11 का, 12 का, 15 का, 20 का, 100 का, जितने का भी बिक रहा है, लेकिन 10 से ऊपर का बिक रहा है, उसको बोलते हैं प्रीमियम। मतलब जो 1 रुपया है ना, ये 1 रुपया प्रीमियम का पैसा है। प्रीमियम को गुडविल भी मानते हैं भाई। जिस 10 रुपए की चीज अगर 11 बिक रही है, इसका मतलब मार्केट में कुछ ना कुछ तो गुडविल होगी उसकी, जिसकी वजह से वो चीज 11 रुपए की बिक रही है। ठीक है जी, तो वही कॉन्सेप्ट सिंपल सा होता है। और ये 10 रुपए का जो शेयर होता है इसको बोलते हैं फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको? फेस वैल्यू। ऐसे नॉमिनल वैल्यू के नाम से भी हम जानते हैं, नॉमिनल वैल्यू बोल दो या फेस वैल्यू। वैसे ज्यादा नाम जो फेमस है वो फेस वैल्यू ही फेमस है। ठीक है जी, तो शेयर्स की, सभी शेयर्स की फेस वैल्यू होती है। अगर नहीं दे रखी 10 रुपए मान लीजिएगा शेयर्स में, डिवेंचर्स में 100 रुपीज माननी होती है। लेकिन वैसे आपके लेवल पे आपको बताते हैं शेयर्स की अगर मतलब कितने भी हैं, 10 रुपए के हैं, 15 के हैं, 20 के, आपको बताएंगे प्रॉपर क्वेश्चन में। पर फिर भी मैं कह रहा हूं, वैसे सीए में नहीं बताते कभी कभी, तो सीए में आपको पहले से पता होना चाहिए। अगर शेयर्स की फेस वैल्यू नहीं दे रखी 10 मानो, और डिवेंचर्स की नहीं दे रखी तो 100 मानो। तो अब लमसम में एंट्री क्या बनेगी? मैंने कहा 2 एंट्रियां बनेगी। अगर एट पार है तो 2 एंट्री बना दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये आपकी एट पार की हो गई। ठीक है जी, लेकिन अगर एट प्रीमियम है तो ये वाली एंट्री हट जाएगी, बल्कि ये वाली और ये वाली 2 एंट्रियां बनेगी। कौन कौन सी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और दूसरी कौन सी? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है जी, इनके क्वेश्चंस की वीडियो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन
बॉक्स में डाल दूंगा, आप क्वेश्चंस करेंगे तभी थोड़ा क्लियर होगा, और जिसने पहले पढ़ रखा होगा उसे पूरा क्लियर हो गया होगा ये, ठीक है जी। इसके बाद मैंने कहा आपके इंस्टॉलमेंट क्या होती है भाई, इंस्टॉलमेंट किस्तों में जब पैसा मंगा लेते हो तो इंस्टॉलमेंट, मैंने अपने एग्जांपल में 3 इंस्टॉलमेंट रखे हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। आप 4 भी रख सकते हो, 5 भी रख सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है जी। तो क्या एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, तो उसका केस क्या है भाई साहब, हर एक किस्त की 2 एंट्री बनेगी, मतलब 1 2 3 किस्तें हैं तो मतलब 6 एंट्रियां बनेगी। पहली एंट्री क्या है, पहली किस्त की 2 एंट्रियां, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बिंग एप्लीकेशन मनी ड्यू। मतलब पहली वाली एंट्री होती है रिसीव की, उसके बाद ड्यू, उसके बाद आप कर सकते हो ड्यू रिसीव। इसका लॉजिक वैसे मैंने बता दिया कि पहले प्रोस्पेक्टस जाता है, उसके बाद पैसा आता है, फिर आप शेयर्स देते हैं, लेकिन अगर इसको भी आपको समझ में नहीं आया तो डिटेल में देखने के लिए आप डिटेल्ड वीडियो देख लीजिएगा, लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है जी। तो देखें, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल आपकी दूसरी किस्त की एंट्री है, ये दूसरी किस्त की शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इसकी नरेशन क्या बनेगी, बिंग अलॉटमेंट मनी ड्यू और बिंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, ठीक है जी। और अगर मैं फाइनल कॉल की बात करूं, मतलब सेकंड और फर्स्ट कॉल की, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये तो हो गया एट पार वाली। प्रीमियम में क्या करना है, तो माय डियर आपको प्रीमियम बताएंगे वो प्रॉपर कि प्रीमियम किस किस्त के अंदर आपका रिसीव हुआ है, एप्लीकेशन में रिसीव हुआ, अलॉटमेंट में रिसीव हुआ या फर्स्ट कॉल में रिसीव हुआ। माय डियर जिस भी किस्त में आपका रिसीव हुआ, तो आप क्रेडिट में प्रीमियम डालेंगे तो आपको इस वाली एंट्री से क्लियर हो गया कि प्रीमियम आपको क्रेडिट में डालना है, लेकिन ड्यू वाली एंट्री में, एप्लीकेशन में डालना है इस वाली एंट्री में, अलॉटमेंट में इस वाली एंट्री में, और फर्स्ट कॉल की इस वाली एंट्री में। क्रेडिट में लिखना है, मतलब यहाँ शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। इसमें क्या, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। फर्स्ट कॉल का ये आ गया, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। समझ में आती है बात। लेकिन अगर नहीं बता रखा, ये पता है आपको प्रीमियम इतने रुपए का, लेकिन नहीं बता रखा कौन सी किस्त में, तो आप हमेशा अलॉटमेंट में मानेंगे, ठीक है जी। यही कॉल्स इन एडवांस का भी खेल है, ठीक है। कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन ईयर का भी, सॉरी उनका ये खेल नहीं है, गलती से बोल दिया मैंने। प्रीमियम का यही कॉन्सेप्ट है। डिस्काउंट में ऐसा हुआ करता है, लेकिन डिस्काउंट आपके 2013 एक्ट में है नहीं, वो आपके डिबेंचर्स में। डिबेंचर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो उसके भी डिटेल में हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है जी। प्रीमियम पार के बारे में बता दिया मैंने। अंडर सब्सक्रिप्शन का एक कॉन्सेप्ट रह गया छोटा सा, पिछली बार मैंने बताया था, पिछले मैंने वीडियो में लिखा था, इसी वीडियो में। अंडर सब्सक्रिप्शन भाई साहब 90% कम से कम हो जाने चाहिए सेबी के हिसाब से। एज पर सेबी गाइडलाइंस एटलीस्ट 90% ऑफ इशूड नॉट सब्सक्राइब्ड। अगर आपने 90% जो इशू आपने शेयर्स किए हैं, मान लीजिए 10,000 शेयर्स आपने इशू किए, तो कम से कम 9,000 शेयर्स बिक जाने चाहिए। अगर नहीं बिके तो भाई साहब जिस दिन आपने इशू क्लोज किया है उसके बाद तो एप्लीकेशन मनी आएगी नहीं। जिस दिन भी आपने इशू को क्लोज किया एप्लीकेशन मनी, उसके बाद तो किसी की भी नहीं आने वाली है। तो आपको 15 दिन के अंदर अंदर सारा का सारा पैसा आपको रिफंड करना पड़ेगा। थोड़ा ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू में क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है इसमें से, ठीक है जी। चलिए इसे फटाफट नोट करें, मैं आगे कराता हूं। चलिए जी माय डियर, 3 टॉपिक हमें इस वीडियो में कवर करने हैं। कॉल्स इन एरियर, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस और ओवर सब्सक्रिप्शन वाला टॉपिक। तो देखें है क्या, कॉल्स इन एरियर्स का मतलब होता है कि जब आपने अमाउंट ड्यू हो गई आपकी, लेकिन अभी तक आपकी पेमेंट नहीं आई है, उसको हम क्या कहेंगे, अनपेड कॉल्स जो हमारी होती हैं उन्हीं को हम कहते हैं कॉल्स इन एरियर्स, ठीक है जी। तो कॉल्स इन एरियर्स के केस में क्या होता है भाई साहब, अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव इज नोन एज कॉल्स इन एरियर्स। और इसका इंटरेस्ट, भाई इंटरेस्ट तो चार्ज करना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट और चार्ज ऑन कॉल्स इन एरियर्स इज 10%। माय डियर, कॉल्स इन एरियर्स के ऊपर इंटरेस्ट 10% और कॉल्स इन एडवांस के ऊपर जो इंटरेस्ट है 12% है। ये तो याद रह जाता है कि 10% और 12% है, पर किसका 10% है किसका 12% है, ये चीज मैं आपको एक लॉजिक से समझा दूंगा, आपको याद रह जाएगा। फिर भी अगर रटना चाहो तो रट लेना, ठीक है जी। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, तो मैं एक क्वेश्चन मैंने एग्जांपल के तौर पर फ्रेम किया, उसके हिसाब से आपको समझा सकता हूं। जैसे कि फर्स्ट कॉल मनी ऑफ 2 रुपए ईच was called on 10,000 शेयर्स। तो भाई साहब 10,000 शेयर्स पे 2 रुपए मांगने थे फर्स्ट कॉल के, कितने रुपए हो गए, टोटल 20,000, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2, टोटल 20,000 रुपए आने थे, बट मनी रिसीव्ड ओनली फॉर 9500 शेयर्स, केवल 9500 शेयर्स पे पैसा आया है। तो पहले आप ड्यू करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल 20,000, कैसे भला 10,000 शेयर्स 2 रुपए का एक, ठीक है जी। ये आप ब्रैकेट वाली चीजें एग्जाम में मत करके आना, नंबर कट जाएंगे, ये सिर्फ आपको यहां समझा रहा हूं मैं, ठीक है जी। बिंग फर्स्ट कॉल अमाउंट ड्यू, अब रिसीव की बारी, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल अकाउंट। भाई साहब आने कितने थे, वही 10,000 शेयर्स पे 2 रुपए आने थे जी, बिल्कुल आने थे, पर आए कितने हैं, 9500 शेयर्स पे 2 रुपए आए, मतलब 19,000 आपके बैंक में रिसीव हुए। बाकी बचे हुए 500 शेयर पे कितने रुपए नहीं मिले, 500 शेयर्स पे 2 रुपए तो नहीं मिले, तो 1,000 रुपए आपके कॉल्स इन एरियर्स के आगे, ठीक है। बिंग फर्स्ट कॉल अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है। आप इस तरीके से एंट्री कर दीजिएगा। कॉल्स इन एडवांस, इंटरेस्ट इन कॉल्स इन एडवांस की बारी अगर आती है तो अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस बिफोर ड्यू, अभी तक ड्यू नहीं हुई है, पर लोग कई होते हैं कि यार कौन बार बार याद रखेगा, आप इकट्ठी फीस जमा कराते हो। जैसे कि स्कूल्स में कई बार होता है कि आपके पेरेंट्स एडवांस पूरे साल की इकट्ठी फीस जमा कराते हैं। कुछ तो रीजंस होते हैं कि 2 महीने की फीस माफ हो जाती है, या फिर कोई भी कंडीशन हो, या फिर कई कंडीशन, मेरे साथ तो अक्सर ये दिक्कत होती है, मेरा भांजा पड़ता है तो मैं पूरे साल की इकट्ठी फीस जमा करता हूँ। इस वजह से करता हूँ, मेरे पास ना टाइम नहीं है, ना तो स्कूल में जाने का, नहीं भाई याद नहीं रहता, पता लगा ड्यू डेट है और ड्यू डेट मुझे याद ही नहीं है, वो खामा खड़ा करेगा, जो स्कूल का मैनेजमेंट उसको बाहर खड़ा करेगा डिफॉल्टर्स के तौर पे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए पूरे साल की इकट्ठी फीस जमा करता हूँ। डिस्काउंट मिले ना मिले डजंट मैटर्स, पर मैं पूरे साल की इकट्ठी फीस जमा करता हूँ। इसका मेन कारण यही होता है कि मुझे याद नहीं रहता, तो मतलब अभी तक ड्यू तो नहीं हुई ना, लेकिन मैंने पेमेंट कर दी एडवांस में, उसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। ये शेयर्स का केस है, कॉल्स इन एडवांस, ठीक है जी। तो वही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस बिफोर ड्यू इज नोन एज कॉल्स इन एडवांस, और इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना परसेंट है, 12%। तो क्या होता है जब रिसीव करते हैं, एट द टाइम ऑफ रिसीव, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट, क्यों पैसा आ रहा है, कंपनी के पास तो पैसा आ रहा
है ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, पैसा आ चुका, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब एडजस्ट भी तो होगा जब ड्यू होगी। अब भाई बार बार पैसा थोड़ा ना दिया जाएगा, जब ड्यू होगी एट द टाइम ऑफ एडजस्टमेंट, तो कॉल्स इन एडवांस जो आपने क्रेडिट किया था इसको आप डेबिट कर देंगे, और जिस कॉल का पैसा आपने दिया था, मान लो फर्स्ट कॉल का पैसा दिया था तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, मान लो अलॉटमेंट का था तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, मान लो आपकी सेकंड कॉल का था तो टू शेयर सेकंड कॉल, मतलब जो भी रेस्पेक्टिव कॉल होगी आप उसको डाल देंगे। इतना यहां पे मेरे ख्याल से क्लियर हो जाता है, ठीक है जी। अब हमारा आता है ओवर सब्सक्रिप्शन का टॉपिक। ओवर सब्सक्रिप्शन, पहले ओवर सब्सक्रिप्शन से पहले मैं आपको एडवांस और एरियर्स के इंटरेस्ट के बारे में बताता हूं। माय डियर, आप जरा मेरी बात को जरा ध्यान से सुने। ये कंपनी है और ये है शेयर होल्डर। अब एक बात बताओ, शेयर होल्डर कौन होता है? शेयर होल्डर कौन होता है? कंपनी का मालिक होता है। तो क्या कंपनी मालिकों को परेशान कर सकती है? कंपनी कभी भी मालिकों को परेशान नहीं करती। क्यों? क्योंकि मालिक ही तो डिसाइड करेंगे कंपनी में कितना पैसा लगाना है, कितना पैसा नहीं लगाना। डायरेक्टर्स भी तो कंपनी के नौकर होते हैं, तो डायरेक्टर्स भी कभी भी मालिकों को परेशान नहीं करते। कुल मिलाकर मालिकों को नाराज कोई नहीं करता। कंपनी को पैसे मिलने थे, नहीं दिए शेयर होल्डर्स ने, उसको मैंने एरियर्स बोल दिया और उसके ऊपर मैंने इंटरेस्ट लगा दिया। मतलब कंपनी को इंटरेस्ट ऑन कॉल, शेयर होल्डर्स को इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स देना है, इंटरेस्ट ऑन एरियर्स देना है कंपनी को, ठीक है जी। तो नुकसान किसका है? शेयर होल्डर का नुकसान है। पर भाई रूल है, उस रूल से अगेंस्ट तो जा ही नहीं सकते, लेना पड़ेगा। लेकिन अब जब कंपनी जब एडवांस शेयर होल्डर्स दे देते हैं कंपनी को, तो कंपनी क्या करती है? बदले में उन्हें ब्याज देती है। क्या देती है? ब्याज देती है, इंटरेस्ट ऑन एडवांस। तो भाई एक सीधी सी बात है, अब जब कंपनी इंटरेस्ट दे रही है शेयर होल्डर्स को, शेयर होल्डर्स का फायदा हो रहा है, तो कंपनी कभी भी शेयर होल्डर्स का नुकसान नहीं करती। जब शेयर होल्डर्स का नुकसान होता है तो कंपनी कोशिश करती है कम से कम नुकसान हो, और जब फायदे की बारी आए शेयर होल्डर्स की तो ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। तो उस केस में क्या होता है कि जब लिया जाता है तो कम रेट लिया जाता है, दो ही रेट है 10 या 12%, और जब दिया जाता है तो 12% दिया जाता है। इस लॉजिक को अगर आप दिमाग में रखेंगे तो आपको ये 100% याद रहेगी, ठीक है जी। शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है? शेयर होल्डर्स को इंटरेस्ट मिलता है ऑन एडवांस, और शेयर होल्डर्स किसे पे करते हैं? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स पे करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ एक टॉपिक था डिविडेंड। या डिविडेंड को मैं लास्ट वीडियो में कवर कर लूंगा, या भी कर लेते हैं, 2 मिनट लगेगी। माय डियर, डिविडेंड कुछ नहीं बल्कि प्रॉफिट का ही एक रूप होता है। होता क्या है कि जब मालिक बन गए, मैंने कहा एक बंदा है जिसने 20 लाख रुपए लगाए और बाकी 80 लाख रुपए उसने पब्लिक से इकट्ठे कर लिए, तो भाई साहब 80 लाख रुपए लगाने वाला भी तो मालिक ही कहलाता है। तो टोटल 1 करोड़ रुपए कैपिटल के लग गए, 1 करोड़ रुपए कैपिटल के लग गए। अब जब 1 करोड़ रुपए कैपिटल के लग गए, तो ये कैपिटल के लगने के बाद अब मान लो 1 लाख रुपए कमा लिए गए, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 1 करोड़, तो एक शेयर की कीमत आ गई, एक शेयर की कीमत आ गई। और जिसने जितने रुपए लगाए, मतलब मान लो 20 लाख रुपए जिसने लगाए हैं उसको उतना रुपया मिल जाएगा प्रॉफिट के तौर पे। जिसने 80 लाख रुपए लगाए हैं उसको 80 लाख के हिसाब से मिल जाएगा, मतलब 20,000 रुपए तो मिल जाएंगे इस आदमी को, और बाकी 80,000 किसे मिल जाएंगे? जिसने 80 लाख रुपए लगाए, ठीक है जी। और ये डिवाइड हो जाता है इसी को प्रॉफिट ही है ये, और यही प्रॉफिट यहाँ कंपनी में क्या कहलाता है? यही प्रॉफिट कंपनी में डिविडेंड के नाम से जाना जाता है, ठीक है जी। ये छोटा सा टॉपिक है। वैसे थ्योरी अगर आपने देख ली होगी वीडियोस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रखा है, तो अब मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है जी। चलिए, अब ओवर सब्सक्रिप्शन क्या है बताया मैंने आपको कि जितने शेयर्स आपने इशू किए हैं उससे ज्यादा की एप्लीकेशन आ गई, तो भाई साहब आप उससे ज्यादा शेयर्स दे नहीं सकते। तो इसके 2 तरीके होते हैं, या तो आप एक्स्ट्रा वाले बंदों को टाटा कर दो कि जी हम आपको कुछ नहीं दे सकते। दूसरा तरीका क्या होता है कि प्रो राटा अलॉटमेंट, मतलब कि सबको थोड़े थोड़े दे दो। मान लो किसी ने कहा कि यार 5,000 शेयर्स दे दो, तो मैंने उसे मना नहीं किया, मैंने कहा ठीक है यार तुम 3,000 ले लो। उसने कहा नहीं हमें 5,000 चाहिए, कहा नहीं यार थोड़ा एडजस्ट कर लो। तो मैंने क्या किया, उसे 3,000 दे दिए। उसकी एप्लीकेशन 5,000 के हिसाब से आई थी, पर मैंने शेयर्स उसे कितने दिए? 3,000 दिए, और बाकी 2,000 रुपए जो मेरे पास फालतू है, 2,000 शेयर्स पे जो एक्स्ट्रा पैसे मेरे पास आ गए, वो मैंने उसको वापस नहीं किए, बल्कि आने वाली कॉल पे एडजस्ट किया। हाँ, एडजस्टमेंट के बाद अगर कुछ बच गया तो वापस कर दिया, लेकिन अगर कुछ नहीं बचा तो मैंने सारा एडजस्ट करके जो बैलेंस अमाउंट थी उससे अगली कॉल में मंगवा ली, ठीक है जी। इसको बोलते हैं प्रो राटा, ठीक है। तो हमारे इसके क्या है? व्हेन नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड आर मोर देन नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, मतलब आपने इशू किए हैं 10,000 और एप्लीकेशन कितनी की आ गई? 12,000 की, 12,000 की एप्लीकेशन आ गई। तो इसके 2 तरीके हैं, रिजेक्ट एक्सेस मनी या फिर आप प्रो राटा अलॉटमेंट की बात करें। तो रिजेक्ट एक्सेस मनी में तो कुछ है ही नहीं, सिंपल सी एंट्री करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन में सारा का सारा पैसा आपने 12,000 के हिसाब से रिसीव कर लिया, और जब ड्यू की एंट्री बनाएंगे तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू बैंक अकाउंट, मतलब एप्लीकेशन शेयर एप्लीकेशन में आपने डाल दी 12,000, शेयर कैपिटल में आपने डाले 10,000, और बाकी 2,000 किसमें डाल दिया? बैंक में, क्रेडिट में, जो बैंक में, मतलब पैसा जा रहा है वापस। वो सिंपल सी एंट्री है। लेकिन अगर प्रो राटा की बात करें इसकी पूरा टेबल समझना पड़ेगा, इसके लिए पूरी एक वीडियो कम पड़ जाती है। इसके लिए मैं इसका पूरे वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप प्लेलिस्ट में भी देखना, उसकी अलग ही मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसका क्वेश्चन भी अलग मैंने करा रखा है और वीडियो भी अलग बनाई। क्वेश्चन उसका आता है तो 8 नंबर में रखा हुआ आता है, तो इसलिए भैया उसको कर लेना, ठीक है। मैं उसका लिंक डाल दूंगा, यहां पर तो मैं उसको नहीं करूंगा, ठीक है जी। तो इसका लिंक आपको मिल जाएगा। और बाकी आज इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। भैया थोड़ा लंबा चला गया वीडियो, मैंने कोशिश की थी 20 मिनट के आसपास की वीडियो रखूं, लेकिन ये वीडियो थोड़ा सा लंबा चला गया। वैसे पढ़ाई बहुत कुछ है इसके अंदर, हमने बहुत कुछ कवर किया, बाकी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ज्यादा बातचीत करके मैं टाइम खराब नहीं करूंगा। अगर भैया वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।